नमस्ते। आज हम अपना चर्चा शुरू करने जा रहे हैं ऊनी वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातों पर। यूँ तो ऊन का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग जो है सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ऊन के विषय में कुछ मूलभूत जानकारी होनी हम सबको आवश्यक है। ऊन, जैसे कि हम सब जानते हैं, जानवरों के बालों से प्राप्त की जाती है, जिसमें भेड़ प्रमुख होती है। इसके अलावा हम ऊँट, बकरी, खरगोश आदि जानवरों के खाल के ऊपर के रोएं या बालों से भी ऊन को तैयार करते हैं। भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है वो उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। मुख्यतः जो मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे सबसे उत्तम रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और उत्तम रेशे जीवित भेड़ों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इसलिए इनको पाला जाता है वो भी विशेष तरीके से पाला जाता है। जैसे कि जहाँ पे हम ये भेड़ों को पाल रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, भेड़ों का आहार कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है आदि कई चीज़ें हैं जिस पर कि निर्भर करता है कि जो प्राप्त होने वाले जो ऊन के रेशे हैं वो किस प्रकार के होंगे। इसलिए किसी भी प्रांत की जो भेड़ें होती हैं उनके ऊन नरम, और किसी प्रांत के जो ऊन के से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं वो कड़े होते हैं। कहीं लंबाई ज़्यादा मिलती है तो कहीं छोटी मिलती है। भेड़ों की अलग अलग किस्म होती है, उसके अनुसार हम मुख्यतः इन्हें श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं। मुख्यतः 4 श्रेणियां होती हैं जिनमें हम इन्हें बांटते हैं। प्रथम श्रेणी का जो ऊन होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो जाति की भेड़ों द्वारा प्राप्त होता है। ये रेशे महीन, सूक्ष्म और मजबूत होते हैं, और इनकी लंबाई भी 2 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। मेरिनो भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कश्मीर और तिब्बत की जो बकरियां होती हैं और तुर्किस्तान की अंगोरा बकरी, उनसे भी उत्तम श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। भेड़ के मेमनों तथा अंगोरा की बकरियों से जो ऊन प्राप्त की जाती है उसे पश्मीना कहते हैं, और ये बहुत ही हल्की, गर्म और मुलायम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की ऊन की। द्वितीय श्रेणी में जो ऊन के रेशे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ये 5 से 10 सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं। इनके रेशों में कुछ थोड़ा सा घुमाव होता है और रेशे चिकने और मजबूत होते हैं। तीसरी श्रेणी के जो ऊन होते हैं इनकी लंबाई 10 से 45 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन ये मजबूत नहीं होते। इनके रेशे कड़े और मोटे होते हैं। जो चौथी श्रेणी के जो ऊन होते हैं इनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। इनसे जो गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मिलती जुलती वैरायटी के से प्राप्त की जाती है, और जो इनकी ऊन की क्वालिटी होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है। ऊन बनाने के लिए जब हम जिंदा पशुओं से बाल निकालते हैं तो वह क्लीज या क्लिप वूल कहलाती है। जब ये मरे हुए पशुओं से निकाले जाते हैं तो इन्हें पूल्ड वूल कहते हैं। क्लिप वूल उत्तम श्रेणी का होता है और पूल्ड वूल जो है वो घटिया किस्म का होता है। अब आइए चर्चा करते हैं तंतुओं की विशेषताओं पर। इसमें क्या क्या जो है इसकी विशेषताएं होती हैं ऊनी तंतुओं की। सबसे पहला इसकी विशेषता है ताप वाहक। ऊन के जो तंतु हैं ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए इसे ताप कुचालक भी कहा जाता है। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये शरीर की जो गर्मी होती है उसे अंदर ही रोक लेते हैं, इसलिए सर्दी की ऋतु में ये
बहुत अच्छे माने जाते हैं और ये सब इन्हीं कपड़ों को सब लोग पहनते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है ताप का प्रभाव। ऊन के तंतु बहुत ही कोमल होते हैं, अतः ये अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते, इसलिए इस पे तेज प्रेस या इस्त्री या गर्म पानी से धोने से इसके जो तंतु होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तीसरा है धूप का प्रभाव। धूप, जैसे हम कपड़ा धोने के बाद धूप में डाल देते हैं, लेकिन ये तंतु जो होते हैं ये ताप का प्रभाव सहन नहीं कर सकते, इसलिए धूप की जो गर्मी होती है ये इसका भी उल्टा ही असर पड़ता है। तेज़ धूप में इसके जो रंग होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके प्रभाव से इसकी रासायनिक जो संरचना होती है उसमें भी अंतर आ जाता है, जिससे इसके तंतु फूल जाते हैं और इन्हें दोबारा रंगा नहीं जा सकता। तो ये जो इनका रंग है ये बड़ा मटमैला सा और बड़ा ख़राब सा दिखाई देने लगता है। चौथी इसकी विशेषता है रगड़ने का प्रभाव। ऊनी वस्त्र के तंतु छोटे छोटे होते हैं और उन्हें बटाई करके उनके लंबे करके बनाए जाते हैं, और इनकी संरचना के कारण ही ये जो गर्मी प्रदान करते हैं वो गुण इनमें आता है। लेकिन अगर हम इसे रगड़ के धोते हैं तो इसके तंतु कमज़ोर पड़ जाते हैं और ऊनी वस्त्रों के ऊपर जो रोएं से निकल आते हैं, जिससे वस्त्र खराब दिखने भी लगता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी खराब हो जाती है। अगला है रंगों का प्रभाव। ऊन के तंतुओं को आसानी से रंगा जा सकता है क्योंकि ये तंतु रंग को शीघ्र ही सोख लेते हैं, और ये जो भी रंग सोखते हैं वो बड़े पक्के होते हैं, इसलिए इस पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं। अगला है नमी का प्रभाव। रेशम के तंतुओं के समान ही ऊन का जो तंतु होता है वो भी लगभग 30% के लगभग नमी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए थोड़ा गीला होने पर भी ऊन का कपड़ा जो है बहुत गीला महसूस नहीं होता है, थोड़ा सा ये गीलापन अपने अंदर सोखे रहता है। अगला है अम्ल का प्रभाव। कभी भी हम कोई भी वस्त्र खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जो वस्त्र के कांटेक्ट में आती हैं, अम्ल होता है, क्षार होता है, वो गिर जाता है, तो वो किस तरीके से प्रभाव डालता है। तो अम्ल का जो प्रभाव है वो जब तेज़ अम्ल होता है तो उससे ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हल्के घोल होते हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। क्लोरीन जो होता है वो ऊन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और पोटेशियम परमैंगनेट ऊनी वस्त्र को धोने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी ऊन के तंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। जो क्षार का प्रभाव है उसे देखते हैं। क्षार का जो प्रभाव होता है वो भी इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और क्षार के प्रभाव से जो ऊन के तंतु होते हैं ये कड़े हो जाते हैं और उनके रोए भी फैल जाते हैं, वे आपस में एकदम जकड़ जाते हैं। ऊंचे तापक्रम पर भी ये और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं, और कॉस्टिक सोडा के घोल में ऊन के जो तंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अमोनिया और सुहागा ऊन को क्षतिग्रस्त नहीं करते, अतः इनका प्रयोग ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए हम रीठा का भी प्रयोग करते हैं। रीठा का जो पाउडर होता है उसमें कुछ भिगो के छान के उसमें भी ऊनी वस्त्रों को धोया जा सकता है। अगला है जीवाणुओं का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, अतः ऊनी वस्त्रों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। बरसाती हवा लगने से ये वस्त्र खराब हो जाते हैं, इसलिए इन वस्त्रों का प्रयोग ना करना हो तो इन्हें बहुत अच्छे से धो के और सुखाकर ही बंद करके रखना चाहिए। और हाँ, रखते टाइम इसमें नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं या नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़रूर रख देना चाहिए, जिससे कि कीड़े इसको खा के ख़त्म ना कर सकें, क्योंकि प्रोटीन जाति का ये रेशा है, इस पे कीड़े आराम से पनपते हैं, खा के इसको अपना आहार बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिकुड़ने की। जो ऊनी वस्त्र होता है
ये इसमें सिलवटें पड़ जाती जो है वो नहीं के बराबर पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से रेशे होते हैं, कांटे या छल्ले के टाइप के होते हैं, जो कि नमी और गर्मी व क्षार के प्रभाव से खुल जाते हैं, नरम होकर बाहर की ओर आ जाते हैं। यदि इस दिशा में यही कंडीशन रहती है और इसमें तंतुओं को मला जाता है या पानी या ताप बदल दिया जाता है, तो ये सभी रोए आपस में चिपक जाते हैं और टाट जैसे कड़े हो जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्रों को बहुत ही सावधानी से धोना चाहिए, इन्हें रगड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बात करते हैं प्रत्यस्तता की। ऊन के जो वस्त्र होते हैं इसमें भी प्रत्यस्तता का भी बहुत अच्छा गुण होता है। ये अपनी भौतिक लंबाई से काफ़ी अधिक लंबाई तक बिना टूटे फैल सकते हैं। यही कारण है कि इन तंतुओं से बने वस्त्र किसी की भी शरीर में आराम से फिट हो जाते हैं और निकालने के बाद वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वस्त्रों की लंबाई के बारे में। जो ऊन के रेशे होते हैं ये बहुत जो है बड़े नहीं होते हैं, ये 1 से 3 इंच तक ही मैक्सिमम इसकी लंबाई होती है। इसी के बीच में अलग अलग तरीके के रेशे पाए जाते हैं। कुछ एक रेशे थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, बट जो इनका एवरेज लेंथ है रेशों का वो 1 से 3 इंच का है। अब बात करते हैं ऊनी वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातों पर। जो ऊनी वस्त्र होता है ये एक अनजान आदमी कैसे जाके खरीदे, कैसे उसे पता चले कि जो हम रेशे खरीद रहे हैं, जो हम वस्त्र खरीद रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। तो यदि संभव हो तो उसमें से एक छोटा सा धागा निकाल लेना चाहिए। अगर धागा निकाल के आप उसको तोड़ के देखते हैं, अगर उसके जो सिरे होते हैं, जो जहाँ से धागा टूटा है वो नुकीला रहता है और तो वो शुद्ध माना जाता है, यानी कि वो प्योर है वहाँ से। लेकिन अगर वो जब आप सिरे तोड़ रहे हैं तो वो जो दोनों एंड्स हैं वो बहुत फैले हुए से हैं, ऐसे दिख रहा है कि वो एकदम नुकीलापन नहीं आया है उसमें, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ऊन में मिलावट है। दूसरा जो एक परीक्षण का तरीका है वो है कि ऊनी कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा या धागा लेकर उसे जलाकर देखा जाता है। यदि जलने पर चिड़िया के पंख के जलने की महक आती है या और जलने के बाद कपड़ा थोड़ा सा मुड़ जाता है तो भी समझ लेना चाहिए कि हमारा ऊन शुद्ध है। अगर संभव हो तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से के द्वारा भी हम ऊन को देख सकते हैं, ऊन के रेशों को। यदि इसके रेशे गोलाई में दिखाई देते हैं तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि जो हम ऊन खरीद रहे हैं वो शुद्ध है। इसके अलावा कुछ और भी परीक्षण होते हैं